Good morning to all. How are you? Good morning, sir. Good morning. चल आज देखिए तो क्या हम लोग पढ़ेंगे। टाइटल आप लोगों को डालना है। टाइटल आप लोगों को सोचना है कि टाइटल क्या डालना चाहिए, आपका आज का टॉपिक्स क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप लेक्चर 11 लिख लीजिए। लेक्चर 11 और इसमें आज क्या पढ़ेंगे ये टाइटल अपने से टाइटल डालेंगे। लेकिन पहले देखिए हमको करना क्या है। आज एक एग्जाम्पल पहले लिया करते थे हम, याद होगा, एक ठेला वाला। तो क्या करते थे, इस पर 2 फोर्स लगाते थे। मान लीजिए आज हम लगा रहे हैं क्या चीज़, 4 न्यूटन की बात करते हैं। या आप सीख चुके हैं कितना, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन ही हम लगाए थे लास्ट पहले। तो टोटल फोर्स हम लोग कैलकुलेट किए थे, जाने थे कितना, 10 न्यूटन होता है। क्या 5 5 10, ये 10 न्यूटन होता है, ये जाने थे हम लोग। और ठीक है, ये नंबर देते हैं। बी में क्या देखेंगे, या इसी में आप और भी एग्जाम्पल लीजिए। ऐसे लिए हुए थे हम, ठेला लिए थे और दोनों ये 5 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है, बताए थे राम और श्याम 2 भाई था, दोनों अपोजिट फोर्स लगाने लगा एक ही ठेले पर। कोई कहता था पूरब ले जाएंगे, कोई कहता था पश्चिम ले जाएंगे। कहानी बताए होंगे हम। तो बताइए अब नेट फोर्स इसमें हम लोग निकाले थे। नेट फोर्स निकाले थे कितना, 0 न्यूटन। कहे थे 5 ± 5 दिस इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ध्यान दो, जिनका भी क्लास छोटा है स्पष्ट है। यहाँ एक ठेला है तो उस पर 5 न्यूटन का फोर्स एक व्यक्ति लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ठेला पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, सबके नज़र में है। अब क्या करना है कि देखो 5 न्यूटन इधर से फोर्स लगाया और अपोजिट फोर्स भी 5 न्यूटन लगने लगा, तो फिर कहीं जाएगा नहीं, ठेला उसी जगह रहेगा। चूँकि नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। न्यूटन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, लेकिन नेट फोर्स 0। आइए, ये तो कहिएगा सर पहले तो सीखे थे हम, आज क्या सिखाएंगे। अरे आज सिखा रहे हैं कि देखो ये थर्ड ABC की ये लिए, इसको B मानो, एक C लेते हैं। इसमें क्या C लेते हैं कि ठेला को भूल जाओ, ठेला अभी नहीं लेते हैं हम क्या करते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि किसी दिशा में उसको हम मूव करवा सकें। तो करते क्या है, या ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। कैसे, ठेले पर तुम इस तरह से फोर्स लगाओ, इस तरह से ईस्ट की ओर कितना लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और इस तरह से इस साइड में लगाएंगे, इस साइड में मतलब उतने क्या हो गया, ये ईस्टवार्ड है, ईस्ट की ओर है, कि ये वेस्ट की ओर है, वेस्ट की ओर। तो कहने का मतलब ये कैसे, सॉरी नॉर्थ की ओर है। तो नॉर्थ की ओर ये कैसे लग सकता है, हाँ लग सकता है कि ठेला ये है ना, ठेला यदि कुछ देर के लिए
हम मान लें कि आओ बाबू, कुछ देर के लिए इसको ठेला मानते हैं। ठेला मानेंगे तो पहले तो ऐसे फोर्स लग रहा था दोनों, ठीक, लेकिन इस बार क्या करते हैं, एक फोर्स ऐसे लगाते हैं और दूसरा फोर्स उस साइड से लगाते हैं, या हम अपने तरफ से तुम्हारी तरफ लगाते हैं। देखो तो ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे एक ऐसे बल लगा रहे हैं, एक तुम्हारी तरफ लगा रहे थे, बताओ ऐसा इस तरह से होगा ना? ऐसा होगा ना? यहाँ कॉर्नर पर रखते हैं, इधर भी जाएगा और बॉडी तुम्हारी तरफ भी जाएगा, दो फोर्स लगा रहे हैं, चलो लगा रहे हैं, देखो जा रही है। कहने का सेंस क्या है कि ये इस तरह से यदि लगाया जाए तो नेट फोर्स तुम क्या निकालोगे, कितना होगा नेट फोर्स? कहने का सेंस ये कि 5 न्यूटन इस साइड में लग रहा है ईस्टवार्ड, फिर 5 न्यूटन नॉर्थवार्ड लग रहा है, तो नेट फोर्स ठेला यदि यहाँ बनाना उचित नहीं होगा, ऐसे ठेला देखो, नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा? तो नेट फोर्स क्या आप बता सकते हैं आप लोग? नहीं, हेलो, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते हैं, नहीं। अब एक और केस ले लेते हैं, इसी में एक और डी नंबर ले लेते हैं और क्या करते हैं कि एंगल बना करके लगाएंगे। ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये एंगल 60 डिग्री का एंगल बना करके, 60 डिग्री का एंगल बना करके यदि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तब नेट फोर्स कितना होगा? ये तो और क्लिष्ट हो गया सर, ये तो कठिन हो जाएगा बताना। ठीक है, बताना कठिन हो गया, लेकिन कुछ तो अनुमान करोगे, कुछ तो अनुमान करके दिमाग लगा सकते हो। इसका स्टडी कर लिया कि ये 10 न्यूटन हो गया, यहाँ 5 न्यूटन हो गया, ठीक है, 5 न्यूटन हो गया, ये 0 न्यूटन, यहाँ 10, यहाँ 0 न्यूटन हो गया, यहाँ पता नहीं है। लेकिन अब इस आधार पर थोड़ा सा स्टडी किया तो फिर हम लोग बताओ, इसके स्टडी के बाद बताना है सेकंड में कि काश ऐसा होता, कैसा? इधर हम 4 न्यूटन का फोर्स लगाते और कितना फोर्स लगाते? 3 न्यूटन का फोर्स लगाते। फर्स्ट में हम लेते हैं 4 न्यूटन और ये 3 न्यूटन और पूछते हैं टोटल फोर्स कितना लगेगा। फोर न्यूटन और 3 न्यूटन है, टोटल फोर्स बताइए ना। 7 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, टोटल आप क्या बताए? ये इतना न्यूटन हो गया, तो ये कितना? 7 न्यूटन होगा। सही है, फिर वही नंबरिंग करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। जल्दी से बताइए, अब तो दिमाग लगा सकते हैं निश्चित रूप से कि इधर से 4 न्यूटन लगाया जाए और इस साइड से कितना फोर्स लगाया जाए? 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स इस पर कितना होगा? 1 न्यूटन। बिल्कुल, ईस्टवार्ड को यदि पॉजिटिव मानेंगे तो क्या होगा? वेस्ट की ओर जो फोर्स लग रहा है, वेस्टवार्ड जो फोर्स लग रहा है, तो वो माइनस में हो जाएगा। करेंगे एडिशन, जोड़ेंगे ही, लेकिन जोड़ेंगे चिन्ह के साथ, डायरेक्शन को देखते हुए जोड़ेंगे, तो डायरेक्शन को देखते हुए जोड़ेंगे तो 1 न्यूटन हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं कि यदि बाबू ऐसा दे तब क्या करोगे? ऐसा दे क्या करोगे? कैसा? ये 4 न्यूटन फोर्स है, ये 3 न्यूटन फोर्स है। मान लो ये अभी ठेला नहीं लेकर के फुटबॉल ही लें, तो बताओ ये फुटबॉल किधर जाएगा?
रिपीट योर आंसर। बीच में कैसे जाएगा? ये 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, बीचों बीच जाएगा क्या? ज़्यादा आ जाएगा किस ओर? 4 न्यूटन की ओर ऐसे जाएगा। लेकिन बताइए नेट फोर्स कितना होगा, ये जानना चाहते हैं। हाँ, न्यूटन में कितना न्यूटन? क्या 1 न्यूटन, 7 न्यूटन, कितना न्यूटन? हाँ 5 बोले क्या? हाँ 5 न्यूटन जो भी बोले हैं वो उनका आंसर सही हो सकता है। ये कैसे? देखो कैसे। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना है। कि क्या लगाएंगे सर? अरे तीर की लंबाई क्या किसको डिनोट करता है? मैग्नीट्यूड को। ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तो हमको क्या करना है? हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट तुम निकाल सकते हो कैसे? थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर दे सकता है तुम कुछ देर के लिए। देखो तुम कह रहा है कि यह बीचों बीच जाएगा ऐसे। तो देखो होता क्या है, आगे चलकर बताएंगे, हालांकि वो बताना उचित नहीं है। ये हम तो कहते हैं नहीं बताते हैं, ब्रेन पर प्रेशर पड़ जाएगा। ये ऐसे यदि दे दें कि ये रिजल्टेंट होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझे? यही रिजल्टेंट होगा, लेकिन कैसे हुआ इसको समझने की ज़रूरत है। तो हम कहते हैं, मेरा कहना है कि मत इसको ट्राई करो। ये कितना होगा ये पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम डी में चलते हैं। फिर वही फुटबॉल की बात करें, ये 4 न्यूटन और ये एंगल बना करके, ये एंगल बना दिए। और ये एंगल पहले भी था, एंगल यहाँ एंगल था 90 डिग्री। और यहाँ एंगल कितना है? तो मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तब बताओ कि कितना ये रिजल्टेंट होगा। तो वही पुरानी बात बोलोगे, ये तो सेम वही बता रहे हैं सर 5 न्यूटन वाला। ये तो कठिन होगा ही सर, प्रोसेस जानना होगा सर, ये नियम क्या होता है। चलो नियम क्या होता है, पहले हुआ क्या है यहाँ ये बताओ। क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कहिएगा सर 2 वेक्टर्स को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आज का टाइटल क्या होना चाहिए? एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। कैसे मोर देन 2 कैसे होगा? अरे फुटबॉल खेलता है तो तुमको क्या लगता है? फुटबॉल जब खेलने लगता है तो क्या लगता है कि एक ही खिलाड़ी फुटबॉल पर बल लगाते रहता है? नहीं, कई एक पता चलेगा कि एक खिलाड़ी इधर फोर्स लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है। एक ही फुटबॉल पर कई एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये फुटबॉल किधर जाएगा जी? ये फुटबॉल किधर जाएगा? जिधर नेट फोर्स कार्य करेगा, जिधर नेट फोर्स कार्य करेगा उधर ही फुटबॉल निकल कर चला जाएगा। तो बताओ जी कि ये 3 फोर्स से जो हुआ, हो सकता है कि 4 फोर्स भी लगता हो, तो इसका रिजल्टेंट कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेते हैं ये 4 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा ये हमको जानना है। तो क्या होगा? कहिएगा सर ये जानने का तो ये जोड़ना पड़ेगा ना, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब आज का टाइटल होना चाहिए एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। नहीं, चलो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर सकते हैं। इसे शॉर्ट में शीर्षक डालो एडिशन ऑफ वेक्टर।
एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हिंदी में हम लोग बोला करते हैं सदिशों का योग, वेक्टर का हिंदी होता है सदिश। चलो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, डायग्राम जरूर बनाओगे। डायग्राम बनाओ। ठीक, चलेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स किसको कहेंगे ये जानना है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, लिखना शुरू कर दीजिए। हम लोग बोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या लिखेंगे कि द प्रोसेस, प्रोसेस ना है, एडिशन क्या है, प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर देन two vectors is called, क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ, the process of addition of two or more than two vectors is called एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्लियर है? क्लियर है जी। टू या मोर देन टू वेक्टर्स को जोड़ने का जो प्रोसेस होगा वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहलाएगा। अब देखना है, एक न्यू शीर्षक होगा, अब डायरेक्ट हम डालेंगे, वो होगा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्यों शीर्षक डाल दिए अपने मन से डायरेक्ट? सर अपने मन से कहाँ डाले जी? पहले तो बोले थे ना कि इस सब के लिए जो नहीं निकाल पाया उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम की ज़रूरत पड़ेगा, मेथड की ज़रूरत पड़ेगा, लॉ की ज़रूरत पड़ेगा। तो बताओ, जिस लॉ की ज़रूरत पड़ेगा दो या दो से अधिक वेक्टर्स को जोड़ने के लिए, उस लॉ को क्या कहेंगे? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन या रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन जो लिखो। तो क्या किसको कहेंगे? क्लियर हो चुका है तो लिखना शुरू करो। क्या करो लिखोगे? द रूल्स या लॉज दो, the rules or laws by which we can add क्या? two or more than two vectors क्या होगा? आर कॉल्ड। रूल्स दिए हैं तो आर कॉल्ड हो जाएगा, आर कॉल्ड लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हमको लगता है क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है। कहता है द रूल्स और लॉज बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन एड, हम लोग जोड़ सकते हैं किसको? टू और मोर देन टू वेक्टर्स, दो या दो से अधिक वेक्टर्स को
आर कॉल्ड लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का नियम कहलाता है। कि सर नियम कहलाता है तो लॉज लिखे हैं सर। लॉ क्यों नहीं लिखे? लॉज का मतलब है कि एक ही रूल्स नहीं होगा, एक ही लॉ नहीं होगा, कई एक लॉ होगा, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। रूल्स और लॉज स्पष्ट है यहीं से कि कई एक लॉज होगा। कितना होगा लिखिए, कितना होगा? देयर आर 4 laws of there are 4 laws of vector addition which are following। कौन कौन है जी? अब जानना है। 4 रूल है ये तो देखे। देयर आर 4 रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कौन कौन वेक्टर एडिशन का रूल्स होगा इसको सीखना है। 4 रूल सीखेंगे वेक्टर को जोड़ने का। फर्स्ट क्या होगा बताओ? फर्स्ट है पढ़कर सुनाना। सुनाओ। नहीं दिखाई देता। क्या लिखे हैं? फर्स्ट लॉ क्या है? यही तो पूछ रहे थे। चलो अब दूसरा पढ़कर सुनाओ रे। पढ़कर सुनाओ क्या लिखे। बताओ। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और थर्ड क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और फोर्थ एंड लास्ट क्या है? यह है रिजोल्यूशन मेथड बोलते हैं। लॉ यहाँ नहीं बोलते हैं। रिजोल्यूशन मेथड लॉ नहीं बोलते हैं। लॉ रहता तो और अच्छा लगता, लेकिन नहीं बोलता है। रिजोल्यूशन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। रिजोल्यूशन मेथड फॉर वेक्टर, फॉर भी दे सकते हैं। रिजोल्यूशन मेथड फॉर वेक्टर एडिशन या रिजोल्यूशन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो 4 प्रोसेस सीखेंगे। 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स को जोड़ने का 4 प्रोसेस सीखेंगे। 4 लॉ सीखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जल्दी से टाइटल डालिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टेक डाउन सून, जल्दी लिखिए। हो गया होगा ठीक। अब सीखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। चलो
हम बताएंगे नहीं, मेरी आदत नहीं है अल्लाह तो से लिखाने का सिखाने का जी, आदत ही नहीं है। तब क्या है, दिखाएंगे, तुम्ही से पूछेंगे क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। हमको क्या करना है बाबू, हमको क्या करना है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, दो वेक्टर्स को जोड़ना है। कि ये कौन कौन वेक्टर है सर, अरे वेक्टर ये है और वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना है बाबू, थीटा, जनरल में ले लिए। और ये दोनों को हमको ये ऐड करना है। इसका भी मैग्नीट्यूड दिया है, इसका भी, बी का भी मैग्नीट्यूड दिया होगा, जो भी वहाँ फोर्स लेते थे, यहाँ जनरल वे में ये बी ले लिए। फोर्स दीजिए, वेलोसिटी दीजिए, समझे, एक्सेलरेशन लीजिए दीजिए, जो देना है ये और बी की जगह दे सकते हो। और दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। देखो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं जी, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सही से जवाब दे सकते हो यदि तुम इंटरेस्ट लेकर डेली पढ़ता है तो। हम क्या क्या करने जा रहे हैं देखना, फिर से स्टेप हम पूछेंगे, अभी जवाब हमको चाहिए, क्या करने जा रहे हैं देखना। एक स्टेप फिनिश हो गया मेरा, समझे, एक स्टेप फिनिश हो गया। पूछेंगे बाद में हम कौन सा स्टेप है ये, देखते जाओ क्या किए। कोई भी कहेगा बच्चा क्या किए हैं, बताओ क्या किए अभी तक। हाँ, ट्रायंगल बनाए, सही बात है, फर्स्ट प्रोसेस ट्रायंगल बनाए। अब देखना क्या करते हैं, देखना तो हम क्या करते हैं। पहले तो एक स्टेप और यहाँ था मेरा, एक स्टेप ही और था कि ये नजर आता है दोनों वेक्टर आपको क्या, ये दोनों वेक्टर नजर आता है क्या, किस ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में कि अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में, नहीं जी। चलो अब तो सेम ऑर्डर में इसको ला सकते हो तुम क्या, हाँ लाओ। कैसे लाओगे, तो बताए थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर के माध्यम से, समझा रहे हैं, लिखाने रहे अभी। ये देखो डिस्प्लेसमेंट करके तुम क्या सेम ऑर्डर में इसको ला सकते हो क्या, नहीं। इसको उठा लिया, उठा करके यहाँ ला सकते हो ना, वही किए हैं, वही करेंगे, यहाँ से उठा करके यहाँ रख देंगे। देखो तो आप बताओ कोई अंतर है, पहले बी वेक्टर था, अभी भी बी वेक्टर है, क्या विश्वास करते हो, नहीं। विश्वास इसलिए नहीं करेंगे कि इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है बाबू। ये पहले दोनों के बीच का एंगल थीटा था, तो बताओ अभी भी इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो हमको क्या ये एंगल थीटा देना पड़ेगा ना, तब ना सही होगा। अब डायरेक्शन इसका क्लियर है कि ये और बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ थीटा रखेंगे। नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ थीटा दिखाने के लिए यहाँ देना पड़ सकता है हम लोगों को। अब बताइए ये क्या है, वेक्टर्स ऑफ क्या है, अपोजिट ऑर्डर, और ये क्या है, वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर। बिल्कुल सही, चलो ये कंसेप्ट दिमाग में दे दिए। अब चलो फिर से स्टेप पर चलते हैं। स्टेप बताना है, पहला स्टेप क्या है, ट्रायंगल बनाकर तैयार है। अब अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं, खाली देखना, कुछ करना नहीं। बताओ क्या किए,
क्या किए? नाम लिखने से क्या यानी बनाने का क्या मतलब हुआ जी? रिप्रेजेंट करना। तो हम क्या किए? ए और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किए, नहीं? हाँ, रिप्रेजेंट किए, लेकिन किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए ये हमको बताओ। हाँ, ट्रायंगल्स के दो साइड्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट किए, लेकिन किसको रिप्रेजेंट किए? वेक्टर ए और वेक्टर बी। हाँ हाँ, लेकिन इसमें कुछ और कमी रह गया है। वेक्टर ए और बी तो ये भी है, नहीं यहाँ देखो, ये वेक्टर ए और बी ये भी है, ये लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर का है, और यहाँ वेक्टर ए और बी ये भी है, ये सेम ऑर्डर का है। तो बताओ पहला स्टेप क्या बताए? पहला स्टेप क्या किए थे? ट्रायंगल बनाए थे। दूसरा स्टेप क्या किया कि दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किए, लेकिन किन किन दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया? ये और बी, तो ये भी वेक्टर है, ये भी है, लेकिन किसको तुम रिप्रेजेंट किया? नहीं, बोलना पड़ेगा कि सेम, बताओ यहाँ सेम ऑर्डर के, ये अपोजिट ऑर्डर के वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया है कि सेम ऑर्डर के वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया है? सेम ऑर्डर के दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया। सेम ऑर्डर में मत बोलो, दो वेक्टर था मेरा ये, वो अब सेम ऑर्डर का दो वेक्टर था, और सेम ऑर्डर के दो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट किए हैं ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा। क्लियर है? दूसरा स्टेप फिनिश हो गया। तीसरा स्टेप देखो क्या होता है, यही रिजल्टेंट हो जाता है। ये जो देख रहे हो ये, यही रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी ये यदि वेक्टर आर रिजल्टेंट मानते हो तो यही हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कुछ समझ में आया? पी इसको लेते हैं कई, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं जी, ए बी सी। हमको बताओ इसमें जी कि ये रिजल्टेंट हो गया, तो रिजल्टेंट हो गया तो ये तो नियम कोई बताया होगा ना, कोई कुछ नियम होगा ना, उस नियम के तहत ये रिजल्टेंट हो गया। और ये नियम कौन सा है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। आप बताओ कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? यदि इसको वर्ड्स में लिखा जाए तो क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? प्रयास करो। बिल्कुल, देखो इसको थोड़ा सा हम चेंज करके बताते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, जैसे कहोगे। हम देखो हम क्या किए हैं कि यदि एक ही ऑर्डर के दो वेक्टर्स को, एक ही ऑर्डर के दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका रिजल्टेंट, उनका परिणामी थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होता है। ये सेम ऑर्डर में नहीं है। कौन सा? ये रिजल्टेंट जो निकला है ये सेम ऑर्डर में नहीं है। कैसे?
तो देखो ये हेड हेड मिल गया है और यहाँ टेल टेल मिल गया है, तो किसी के साथ सेम ऑर्डर में है क्या? नहीं, क्योंकि कल तो बताए थे, लास्ट क्लास में बताए थे, टेल टेल मिला रहे या हेड हेड मिला रहे तो क्या होता है? अपोजिट ऑर्डर। तो क्लियर हो गया यहाँ। अब तुम इंग्लिश में भी बोल सकते हो। देखो इस बार ध्यान से, अभी लास्ट बोल रहे हैं उसको लिखना है। अब क्या किया है? इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर are represented by two sides of a triangle, then their resultant is represented by the third side which are in opposite order. क्लियर हुआ? चलो अब लिखो। क्लियर हो गया? तो अब लिखो लॉज क्या है। If two vectors of same order, कोई लिखा सकते हो? हम लिखाओगे तो लिखेंगे हम। If two vectors of same order are represented by होगा, आर रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा? टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन बोलिए आगे। नहीं, देन देयर रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट ना। हाँ, देन देयर रिजल्टेंट is represented, बोलिए, is represented by the third side which is in opposite order। क्या जी? सत्यम आदर्श। ये याद करोगे कि याद हो गया? याद आधा से आधा अधिक क्यों बात करता है जी? एक बार देखो तुम गौर से, तुम देखो ना एक बार, कहाँ परेशानी हो रही है। कोई पूछेगा कि क्या है तो क्या कहोगे? कि वो याद करना है। याद करोगे तब तो फिजिक्स नहीं होगा। देखो और बोलो। क्या हुआ? चलो जी, बचपन में खेला है इससे कभी जे? क्या है ये? बॉल है। तो तुमको याद करना पड़ा कि बॉल है।
और पीछे रख देंगे, कहेंगे बताओ तो क्या है, क्या बोलोगे? बॉल है, चलो तुमको बॉल दिखाई देता है, रुको। हाँ पूछो, आप बोलो तो मेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है ना, देखो क्या है, क्या है? बैटरी। और आप बोलो तो क्या है? बैटरी, देखो बैटरी है। बैटरी है जी। तो क्यों हम ये कहना चाहते हैं, साइंस का स्टूडेंट है जी, बिना देखे तुम बोल देगा? नहीं, देख कर बोलो, कंफर्म होकर बोलो, समझे जी? एक इंटरव्यू में जैसे इन किया कैंडिडेट, तो पूछा गया उनसे कि जो पंखा चल रही है इसमें कितना डायना है, तो बताओ क्या जवाब उसको देना चाहिए, 4 की 3? हैं? कैसे देखेगा? हाँ, स्विच ऑफ करेंगे, कौन करेंगे? हाँ, ऑन है, चल रही है, तो पहले क्या करेंगे? ऑफ करेंगे, ऑफ करके स्थिर होगा तब काउंट कर लेंगे, तब कहेंगे कि 3 है, 3 है। ऐसा नहीं कि आए मेरे घर में 3 देना वाला है, बोल दिया वो 3, और 4 देना वाला है तो 4 बोल दिए। ऐसे अनुमान से साइंस में मत पढ़ो, देखो और बोलो, दिमाग काम करने लगे कि नहीं यही होगा तब। तो वही कहना चाह रहे हैं बाबू, तुम इसको याद क्यों करते हो जी? जो देखो और बोलो, क्या किए हैं देखना। क्या किए हैं देखो, फिर से बोलते हैं। ये तो लिख लिया ना? ठीक, याद नहीं करना बाबू, याद करने का नियम मत बना फिजिक्स में, याद करना ही नहीं है। चलो क्या किए हैं देखो, लिखना नहीं। ये 2 वेक्टर है कि नहीं, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर का है। अब 2 वेक्टर लेते हैं, आप बताओ इसको पहचानते हो ये कैसा वेक्टर है? सेम ऑर्डर का वेक्टर है, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके द्वारा, जानते हो? किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे पता है? देखो ये क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के 2 साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए, लेकिन किसको? सेम ऑर्डर के, अपोजिट ऑर्डर के 2 वेक्टर्स को, क्या सेम ऑर्डर के 2 वेक्टर्स को? हाँ, तो रिजल्टेंट कौन होगा? अब ये जैसा ये रिप्रेजेंट जैसे करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब जल जाता है। तो बताओ, जैसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे 2 वेक्टर को किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स के द्वारा, वैसे ही रिजल्टेंट आ जाएगा। और रिजल्टेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा? थर्ड साइड के द्वारा। लेकिन वो किसमें? थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ, जब भी होगा तो अपोजिट ऑर्डर में। इसी बात को तुम बोल सकते हो दिमाग में सेट करके, याद करके नहीं। तो चलो क्या कहोगे कि इफ 2 वेक्टर्स, यहाँ देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, 2 वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 sides of a triangle, then their resultant is represented by the third side of the triangle which is in opposite order। क्लियर है क्या? ठीक, चलो ये सीखे हम।
और क्या करना है? कहिएगा सर ये तो रिजल्टेंट हो गया सर, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा? ये और भी यदि दिया रहेगा 4 न्यूटन 3 न्यूटन, तो ये कितना न्यूटन होगा सर? तो वही तब निकालना है बाबू। चलो निकालते हैं, चलो निकालते हैं। निकालने से पहले तुमको क्या मानना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा जी। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जानता है कि लेट के बाद बी लगता है कि आर होता है जी? बी होता है। तो लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन them, थीटा बी द एंगल बिटवीन them। चलो, we have to find वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ज्ञात करना है। तो बताओ ये दोनों ही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक ही तीर है, एक ही एरो है कि दो एरो है? एक एरो होगा बाबू। रिजल्टेंट जब होगा तो एक ही एरो न है। हाँ, तो वो उस वेक्टर, हाँ ये भी अलग अलग है, लेकिन हम क्या बोले? वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट से तो ये प्लस बी का क्या मतलब? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या मतलब हुआ? ये रिजल्टेंट ना जी। 5 प्लस 3 ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है? रिजल्टेंट ना ज्ञात करना है। ठीक, तो ये तुमको कहना पड़ेगा ये वेक्टर ए प्लस बी ज्ञात करने का मतलब, एवेल्युएट करने का मतलब क्या? यदि तुमको अलग अलग समझ में न आता है तो ऐसा करो, एक ही वेक्टर बोलो। कौन सा बोलेगा? वेक्टर आर। अरे कह रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तुम अलग अलग लगता है कि अलग अलग वेक्टर है, तो फिर इसके बदले तुम क्या बोल सकते हो? वेक्टर आर। हाँ, वेक्टर आर बोलोगे। आप बताओ तो वेक्टर आर एक ही तीर है कि अलग है? दो तीर है? एक ही तीर है, एक ही एरो है। तो बताओ वेक्टर आर को दिमाग एक्सेप्ट किया कि वेक्टर आर अकेले वेक्टर है, एक ही तीर है। तो बताओ वेक्टर आर और ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब आर अकेले है, तो क्या ये ए प्लस बी भी अकेले नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों को का सेम मतलब है, सेम मीनिंग है। तो अब देखो कि रिजल्टेंट निकालने का क्या मतलब हुआ जी। यदि ये 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट निकालने का मतलब क्या हुआ? 2 चीज़ ज्ञात करना। एक मैग्नीट्यूड ज्ञात करना कि ये 5 न्यूटन होगा कि 10 न्यूटन होगा, और दूसरा डायरेक्शन ज्ञात करना। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करने का मतलब है वेक्टर आर ज्ञात करना, और वेक्टर आर के पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब है कि यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल दें हम, तो मेरा उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। मेरा पर्पस है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को एवेल्युएट करने का। ये एवेल्युएट करने का मतलब 2 चीज़ ज्ञात करना, 2 चीज़ एवेल्युएट करना, निकालना। चलो बात करते हैं, चलते हैं जी, देखते हैं क्या लिखते हैं। फॉर ए प्लस बी ज्ञात करने का मतलब क्या? दैट इज क्या कह सकते हो? दैट इज ए प्लस बी ज्ञात करने का मतलब क्या है? अर्थात क्या निकालना होगा? दैट इज
चलो फिर से बोलते हैं। कहते हैं वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए प्लस बी। ये ज्ञात करने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना पड़ेगा। ये ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको? मैग्नीट्यूड ज्ञात करना पड़ेगा और डायरेक्शन ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो चलो हम लिखते हैं कि फॉर फाइंडिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वी shall have to find क्या चीज़? फर्स्ट में देखो क्या एवेल्यूएट करना होगा, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, नहीं जी। एंड सेकेंड में क्या ज्ञात करना पड़ेगा? डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी दैट इज क्या निकालेंगे? दैट इज हम निकालेंगे अल्फा। अब बता सकते हो ये अल्फा कहाँ रखेंगे? कहीं तो अल्फा का चर्चा नहीं है। कहाँ अल्फा रखें? ध्यान दो। फॉर फाइंडिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को एवेल्यूएट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए वी शैल हैव टू फाइंड, इसका मीनिंग जानते हो? वी शैल हैव टू फाइंड का क्या मतलब हुआ? नहीं, वी शैल हैव टू फाइंड ये है हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। लगता है अंग्रेजियों पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को रे। वी शैल हैव टू फाइंड, हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पहला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, और सेकंड में क्या है कि वेक्टर ए प्लस बी का डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ जी? डायरेक्शन का मतलब हुआ कि पूरब से, पूरब देखो, ये पूरब की ओर मान लीजिए ये है पूरब की ओर, देखो यहाँ ये ईस्ट की ओर है, ये वेस्ट की ओर है। तो ये क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ईस्ट की ओर ये है। अब मुड़ रहे हैं, देखो मुड़ रहे हैं, किधर मुड़ रहे हैं? नॉर्थ की ओर। इसका मतलब क्या है? ये एंगल यदि तुमको 30 डिग्री बता दें तो बताओ ये वेक्टर आर का डायरेक्शन तुम बता सकते हो? लैंग्वेज के रूप में बताए थे हम। बताओ लैंग्वेज के रूप में क्या बोल सकते हो उसको? वेक्टर आर क्या है? हाँ, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर है, सही है क्या? क्या कहेंगे? वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सही है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलो तो यहाँ भी बताओ, हम वेक्टर ए और वेक्टर बी दो ही चीज न दिया हुआ था। वेक्टर ए और बी दो ही चीज न दिया हुआ था। तो इसका मतलब दो चीज दिया हुआ था तो दोनों का डायरेक्शन भी पता होगा। हाँ, दोनों का जब डायरेक्शन पता है तो फिर ये का हेल्प लेते हैं। ये का डायरेक्शन पता है, ईस्ट की ओर है, तो ये से ये गया है किधर? ये से ये एंगल बना रहा है ना? हाँ, नॉर्थ। तो हम नॉर्थ यहाँ शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ नहीं है हमको। तो हम अल्फा तो शो कर सकते हैं कि वेक्टर ए से रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाता है। फिर से देखो, अरे रिजल्टेंट के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया यहाँ से। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे कि ये से कितना एंगल बना करके है, क्योंकि ये तो पता है कि पूरब की ओर, उत्तर की ओर जो भी है, इसमें मान लो ईस्ट की ओर है, तो ईस्ट की ओर है तो कितने एंगल बना करके वेस्ट की ओर, ये नॉर्थ की ओर है रिजल्टेंट।
अल्फा एंगल बना करके। हेलो, अच्छा चलो, कुछ देर में हो जाएगा ठीक। ठीक हो जाएगा तो बोलना। चलो, तो कहना चाहते हैं कि ये अल्फा एंगल बता दें हम कि ये से वेक्टर ये के दिशा से अल्फा एंगल पर रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, तो क्या क्लियर नहीं हो जाएगा कि इसका डायरेक्शन हो गया? तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ हमको ज्ञात हो जाएगा। चलो यहाँ तक आ चुके तो मिटाएंगे। चलो लिखते हैं फर्स्ट में, फॉर फाइंडिंग मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी क्या करना था? फॉर फाइंडिंग फर्स्ट में कहते हैं इतना, वी कंसीडर इन ट्रेंगल, आर लिखते हैं इसे हम जी, इन ट्रेंगल किस में कंसीडर करते हैं? ए बी सी में हम लोग कंसीडर करते हैं। ये 4 अभी मत दो, पर्टिकुलर नहीं लेंगे, जनरल लेंगे हम। तो नज़र आया ए बी सी एक ट्रेंगल है, और ये हम बताए थे कि ये आगे यदि बढ़ा दोगे, वेक्टर ए को हम पीछे किए थे ना, वेक्टर ऐसे न था, वेक्टर ए और वेक्टर बी अभी लिखा हुआ था ना। तो बताओ हम क्या किए थे कि ये वेक्टर हाँ डिस्प्लेस किए थे। तो ये देखो, ये एंगल हम पहले बता चुके थे, ये कितना होगा? थीटा होगा। आप बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। ठीक, अब चलो ट्रेंगल ए बी सी में हम कंसीडर करेंगे। तो बताओ, फ्रॉम कोसाइन लॉ भूल गया कि याद है? बताओ, कोसाइन लॉ से हमको बताओ इसी ट्रेंगल में कि कॉस पाई माइनस थीटा कोई बोल सकता है कितना होगा? ट्रेंगल ए बी सी ये है, ये एंगल आपका क्या निकालना चाहते हैं? ये पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस कोसाइन लॉ लागू करना है। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू हाउ मच? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल समझ गए कि जो तुम जानता है, तुम जानते हो जी, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जी भूल गए हैं जी। चलो ये बी सी सामने का भुजा क्या था? ये स्मॉल ए बी स्मॉल सी। अब बताओ, ये एंगल लिया करते थे तो क्या करते थे? कॉस बी बराबर याद है क्या लिखोगे? हाँ, जिन भुजाएं जिन साइड से बना हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने का साइड्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए सी। सही है? हाँ, तो यहाँ तुम बताओ, इस ये त्रिकोणमिति में साइड्स लेते हो तो साइड्स में डायरेक्शन होता है क्या? नहीं, इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड लोगे। तो वेक्टर ये लेंगे, ये मेरा वेक्टर ये दिया हुआ है, तो इसके
वेक्टर तो लेना नहीं है, केवल लेंथ लेना है। तो लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉड ऑफ वेक्टर। ये तुम तो बताया था आदर्श, सत्यम कुछ नहीं बोलता है। सत्यम अकेले ये बोलते रहता है, तुम खाली सुनते रहता है। ऐसे नहीं होता है। दिमाग को एक्टिव करने के लिए बोलना पड़ेगा। हमको भी कॉन्फिडेंस होगा कि बच्चे समझ रहे हैं। तो चलो जल्दी से बोलो। सत्यम तुम ही केवल बोलेगा, क्या लिखा है यहाँ? देखा, पकड़ा गया तुम रे। ए पकड़ा गया तुम, घर में पढ़ता नहीं है। वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर लिखा है, देखो लिखते हैं, ऐसा लिखा है। रॉन्ग है, तुम घर में पढ़ता नहीं है। शिकायत करेंगे मम्मी पापा को। अरे इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? इसका तीर की लंबाई ना वेक्टर ये, लेकिन ये सॉरी ये पूरा तीर ना वेक्टर ये है, लेकिन सिर्फ तीर की लंबाई को डिनोट करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? हाँ, मॉड ऑफ वेक्टर ये पढ़ो। इसको सिखा चुके हैं हम, बोल चुके हैं पहले जी। तुम घर में क्या जानते हो, क्या पढ़े हो, से कोई मतलब नहीं है, समझे? हम जो पढ़ाते हैं उसको केवल कंससली देखते जाओ, डेली स्टडी करो। हाँ, जो नया चीज़ आ जाए जिस पर आपका दिमाग का ये काम नहीं कर रहा है, दिमाग पर बोझ ऐसा लगता है, तो उसको बार बार पढ़ लो, अपना बना लो। फिर वो बोझ ऐसा नहीं लगेगा, अपना बन जाएगा। नया जो कोई चीज़ आ जाए तो उसको करो कि आप बार बार पढ़ लो, हो जाएगा। तुम पढ़ा नहीं है, पढ़ते नहीं इसलिए नहीं बोलते हो। चलो, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर लिखेंगे। हाँ, माइनस क्या लिखेंगे बाबू? माइनस जिन भुजाओं से बना है इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। जी बार बार मिटा क्यों देते हैं? मिट जाता है। ए बी सी सत्यम, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सही चल रहे हैं। तो बताओ जी क्या किए थे? ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस सामने का साइड से, तो माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जिन भुजाओं से बना है ये सी। तो टेक्निकल ढंग से पढ़ोगे तब न बाबू होगा, ऐसे थोड़ो। चलो ऐसे कम नहीं चलेगा। तो इसके सामने का साइड्स कौन सा है? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। आर छोड़ दो ना, बी के रूप में लो ना। हाँ, मॉड ऑफ बी, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। घर में पढ़ा करो सत्यम, ऐसे नहीं होगा काम। चलो सत्यम से ही पहले क्वेश्चन होगा, तब आदर्श। कॉस पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू बताए थे, कितना होगा सत्यम? कितना बोले? ये कॉस पाई माइनस थीटा, ये वैल्यू बताए थे, कितना होगा? रिपीट योर आंसर। पूरा करना पड़ेगा किसी तरह जी। आना तो बोलना। आ गया? दिखाई दिया? हाँ दिखाई दे रहा था, आप बोलो। cos pi minus theta is equal to how much? माइनस cos थीटा। ये कौन बताया, किसका आवाज था जी? छुपा रहे हो, सबको जवाब देना है एट ए टाइम। बहुत हम जब एक एक चीज़ हम बता रहे हैं जी, हैं तुम्हारे थाली में, तुम्हारे पत्ता में सारा चीज़ दे दिए बाबू, और कहते हैं कि स्वाद कैसा है इसका, खाकर बताओ। हैं खा लिया, स्वाद नहीं बता सकता है तुम, केवल
खाना बनाने के लिए बोलते हैं? केवल कहते हैं खाकर स्वाद बताओ, स्वाद पूछे तो पता नहीं चला, केवल खा लिया। मल्टीप्लाई करो, केवल खाओ नहीं, स्वाद लेकर खाओ। हाँ, स्वाद लेकर खाना पड़ेगा जी, नहीं तो मेरे गांव वाला हाल होगा। गांव में क्या हुआ था बताएंगे पूरा करने के बाद। पूरा करो। और देखो तो ये माइनस है क्या? ये माइनस वाले टर्म को ही निकालना है ना, ये वाला निकालना है ना। इसको पूरे को इस साइड में ले आते हैं, अर्थात LHS की ओर ले आते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सही है। चलो, दिस इज इक्वल टू, उस पार में कौन कौन है? मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, और ये माइनस है, इसको उस पार में लेकर जाते हैं। इस पार में केवल यही अकेले रहेगा, इतना सा पार्ट, इतना ही केवल अकेले रहेगा। ये रहना चाहता है, रह गया। ये इस पार में जो है वो उस पार में जाएगा, तो माइनस है तो क्या होगा? कॉस थीटा। सही है। चलो, हाँ चलो, और क्या लिखेंगे जल्दी बोलो। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू, बताओ रूट अंडर क्या होगा? यही तो मंजिल है जी। मंजिल मिल गई। चलो, ये क्या है जानते हो? यही याद करना था। फर्स्ट में याद करो तो क्या याद करना था? हाँ, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी निकल चुका है। क्या कैसे पढ़ेंगे? रूट अंडर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। क्लियर है? चलो, इसको और भी तुम छोटा करके लिख सकते हो। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, जानते हो क्या लिखेंगे? इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा दे देंगे। बोलो क्या गलत लिखे? जवाब नहीं आता है जी। मॉड ऑफ वेक्टर ये लिखो, सिर्फ ये लिखो, दोनों का क्या मीनिंग है? सेम ना जी। तो मॉड ऑफ वेक्टर ये के मॉड ऑफ वेक्टर ये के बदले क्या लिख दिए? सिर्फ ये लिख दिए और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बताओ तो तुम इसके बदले कुछ लिख सकते हैं क्या? ये प्लस बी लिख दें? ये प्लस बी लिख दें बाबू? अरे जब मॉड ऑफ वेक्टर ये स्क्वायर के बदले हम ये मॉड ऑफ वेक्टर ये के बदले ये दे सकते हैं, तो इसके बदले ये प्लस बी दे सकते हैं। हैं? हाँ जी, तब तो यही निकालना था तुमको। तो ये इसके बारे में तुम कह ही रहे हो ये प्लस बी होगा, तब तो क्यों भटक रहे हो तुम इतना जी? तब यहाँ वेक्टर ये 4 न्यूटन था, यहाँ 3 न्यूटन था, तो रिजल्ट तो तुम्हारा पहले से हो गया। इसका मतलब तुम क्या जानते हो जी? इसका मतलब जानते हो ये प्लस बी थी, इसका मतलब 4 + 3 = 7 न्यूटन। क्या ये सही है तुम्हारा कंसेप्ट? बाबू, तुमको क्या ज्ञात करना था? वेक्टर ये दिया हुआ था, वेक्टर बी दिया हुआ था, निकालना था मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ये निकालना था। सही है कि ना? और इसका मतलब तुम कह रहे हो कि इसका मतलब ये इसका मतलब होता है ये प्लस बी, इसका मतलब होता है 4 3 7। तो बताओ ऐसा लिख सकते हैं? फिर ये सर लड़का, एक फोर्स इधर लगा, दूसरा कैसे यहाँ यही लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, ये = 4 न्यूटन, और इस साइड में लग रहा था वेक्टर बी = 3 न्यूटन,
तो रिजल्टेंट बताओ तुम, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना होगा? 7 न्यूटन होगा क्या? तो यहाँ तो तुम्हारा दिमाग काम करता है कि यहाँ 7 न्यूटन नहीं होगा, यहाँ लेकिन कि नहीं काम करता है कि यहाँ से ये यहाँ कैसे कह दिया कि 7 न्यूटन होगा? होगा क्या? नहीं होना चाहिए, चूंकि यही तो निकालना था बाबू, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी ही ज्ञात करना था, और ये इजीली ज्ञात कर सकते थे 4 3 7, तो फिर हम क्यों दिमाग लगाते हैं, इतना डीप प्रोसेस में क्यों जाएंगे? ये 4 + 7 कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में लगेगा बाबू, तब ना 4 + 3 = 7 न्यूटन होगा, जैसा हम लोग पहले देखे थे। ठीक, इसका मतलब तुम्हारा रॉन्ग कंसेप्ट है जी, ये गलत तुम सोचते हो कि इसके बदले हम ऐसा लिख सकते हैं। ये तब क्या लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे सर? सॉरी, देखो जी, देखो क्या लिखेंगे, इसके बदले तुम वेक्टर आर लिख सकते हो पूरे मोहल्ले के बदले, नहीं? हाँ, अब चलो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कौन कहावत सुना होगा, ये अब सही तुम बोल रहे हो, a² + b² + 2ab cos थीटा। आप बताओ कि मॉड ऑफ वेक्टर ये, मॉड ऑफ वेक्टर आर के बदले बोलो क्या लिख सकते हैं? हाँ, आर अब लिख सकते हैं। अब बाबू अकेले है तो अब लिखेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं कहेगा। चल रहा है जी, ये हुआ मंजिल। लेकिन हम वो सब याद नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, या तो हम करते ही नहीं हैं, हम बोलेंगे भी नहीं। जब भी बोलेंगे यही बोलेंगे, जब भी बोलेंगे यही बोलेंगे। कौन सा? मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। नहीं जी, कभी सुना है सिनेमा वगैरह में गीता का कसम खाता है? देखा है तो गीता पर हाथ रख करके क्या बोलता है जी? गीता पर हाथ रख दिया, क्या बोलता है? हाँ, जो भी बोलूँगा सच सच बोलूँगा। तो वही बात कर रहे हैं, जब भी बोलोगे यही बोलोगे, ये न मत बोलना, समझे जी? चलो, और सत्यम कल से शिकायत नहीं होना चाहिए। देखो तुम बहुत देर कर दिया, जबकि इसका टेक्निक बताए हैं, तो याद करने के लिए कहेंगे तब तो तुम कह सकता है सर याद करवाते हैं, याद हमको रहता नहीं है। याद तो हमको खुद नहीं रहता है, हम तुमको कैसे याद करवाएंगे? कुछ भी याद नहीं है हमको। लेकिन देखो टेक्निक है, क्या टेक्निक है कि ये पाई वाला केस है, इसका मतलब 180 वाला केस है। 180 वाला केस क्या कहता है कि पूरा ये 180 वाला केस में कॉस ही रह जाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलता है। हो गया ना? पूरा एंगल थीटा हो जाता है। थर्ड स्टेप है क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होता है। बताओ 1 पाई नहीं जी माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। ऑल साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन मेरा यहाँ कॉस है, क्या होगा? निगेटिव। अब समझ में आया कि रटोगे नहीं, यहाँ कैसे निकालते हैं वो निकालने का प्रयास कर लो। डीपीएस बनाता है जी, डीपीएस जो भेजते हैं, अरे बनाएगा फिर भी नहीं होगा जी, इतना करते हैं फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं काम करता है। चलो ये भूल मत करो जी, ये भूल करने का मतलब तुम इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हो, ऐसे बैठे हो इंटरटेन कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा बाबू, समझे? चलो जल्दी करो, हो गया ये हो गया है।
नेक्स्ट जल्दी से हम लोग डायरेक्शन देख लें, जल्दी से देखना पड़ेगा। सेकंड में ऑल्सो फॉर फाइंडिंग क्या ज्ञात करोगे? फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ किसका? सेकंड में को फॉर फाइंडिंग सेकंड ले लो, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का डायरेक्शन होना चाहिए जी। दैट इज क्या चाहिए? दैट इज अल्फा। हाँ, अल्फा ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? फॉर फाइंडिंग इतना वी कंसीडर, कॉमन लो, और वी कंसीडर इन ट्रायंगल ए बी सी, पुनः जी ए बी सी अगेन, हम फिर से ए बी सी में कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं ए बी सी ट्रायंगल में जी? तो बताओ आप जल्दी से। साइन लॉ सुना है? साइन लॉ का नाम हम लिखते हैं, देखो दिमाग लगाना, कि फ्रॉम साइन लॉ क्या बतलाता है पता है ना? ये बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, इसी तरह से। तो बताओ यहाँ हमको अल्फा लेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा लेना पड़ेगा। और फिर मॉड ऑफ, गौर करो उधर, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी लेना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय साइन कितना? पाई माइनस थीटा। सही है क्या? सही है। चलो ऑफ होने वाले हैं हम लोग ये, इसलिए जल्दी करो। ऊपर ले पलट दो, पलट करके भी लिख सकते थे। एक स्टेप बढ़ गया मेरा। यही पहले एंगल ले लेते तो ये स्टेप मेरा गायब नहीं होता, एंगल ही लेना था। चलो कोई बात नहीं है, हम ले लिए। अब बता तो फिर सत्यम तुम्हारी बारी फिर से आ गई। ये क्या आ गई सर? अरे बताओ कि साइन अल्फा बाय मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू, ये बताओ क्या? साइन पाई माइनस थीटा। हाँ ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा जानो, साइन के बदले साइन ही हो जाएगा, और ये पाई माइनस थीटा के बदले क्या होगा? थीटा होगा। क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा। किस क्वाड्रेंट में गया? एक पाई माइनस थीटा। सेकेंड में तो ऑल पॉजिटिव हो गया। सही है मेरा? चलो अब तुमको क्या ज्ञात करना है? साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, क्या होगा? मॉड ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। सही है क्या? लेकिन ये याद करने के लिए है, मेमोरेबल पॉइंट है। हमको बताओ अल्फा इज इक्वल टू, ये नहीं बताए हैं कि बताए हैं? साइन इनवर्स वाला बताए हैं? बताए थे तो बताओ, अभी निकाल सकते हो कि नहीं? ऐसा सही है? यही निकालना था, निकल गया। आज का क्लास फिनिश हो गया बाबू। नहीं, आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद। इसको रिवीजन करके आना, इस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ओके।